दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जासूसी रेडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ शेरलॉक होम्स की शानदार कहानी द मैन विद द ट्विस्टेड लिप, यानी मुड़े होंठ वाला आदमी। और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी द मैन विद द ट्विस्टेड लिप। सेंट जॉर्ज के थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रोफेसर स्वर्गीय एलियस विटनी डीडी के भाई ईसा विटनी को अफीम की काफी लत थी। जैसा मैं समझता हूँ कि उसे ये लत किसी बेवकूफ़ी की तरंग में तब पड़ गई जब वो एक कॉलेज में था, क्योंकि जब उसने डी क्विंसी द्वारा उनके सपनों और एहसासों के वर्णन को पढ़ा, उसने उसी के जैसे प्रभाव को पैदा करने के लिए अपने तंबाकू को अफीम में सराबोर कर लिया। उसने पाया, जैसा कई और लोगों ने पाया है, कि इस आदत को पकड़ना इससे छुटकारा पाने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। और कई सालों तक वो इस ड्रग का गुलाम बना रहा, जो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए नफरत और रहम का मिला जुला विषय था। अब वो मुझे बर्बाद और तबाह आदमी की तरह पीले चेहरे, बेजान पलकों और सुई की नोक जैसी आंख की पुतलियों के साथ कुर्सी पर बिल्कुल सिमट कर बैठा दिखाई देता है। एक रात, ये जून 89 में था, मेरे घर के दरवाजे की घंटी से लगभग ऐसे घंटे पर आवाज आई जब एक आदमी अपनी पहली जमाई लेकर घड़ी की तरफ देखता है। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया और मेरी वाइफ ने अपने सुई के काम को नीचे अपनी गोद में रख दिया और थोड़ा मायूस चेहरा बनाया। मुझे लगता है एक मरीज होगा और शायद आपको बाहर जाना पड़ सकता है। मैं कराह उठा, क्योंकि मैं एक थकाऊ दिन गुजार कर अभी अभी लौटा था। हमने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी, जल्दबाजी में कुछ अल्फाज कहे गए और फिर लिनोलियम पर तेजी से चलने की आवाज आई। हमारे खुद के दरवाजे तेजी से खुल गए और एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसने एक काले घूंघट के साथ काले रंग के किसी पहनावे को पहन रखा था। इतनी देर रात मिलने आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहना शुरू किया, और खुद पर वो अपना कंट्रोल खोकर आगे भागी और उसने अपनी बाहों को मेरी वाइफ के गले के इर्द गिर्द डाल लिया और उसके कंधे पर सिसकने लगी। मैं ऐसी मुसीबत में हूँ, मुझे सचमुच थोड़ी मदद चाहिए। अरे, मेरी वाइफ ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, ये तो कैट विटनी है। तुमने मुझे कैसे चौंका दिया? जब तुम अंदर आई तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम कौन थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, इसलिए सीधे मैं तुम्हारे पास आ गई। हमेशा ऐसा ही होता था, जो लोग मुश्किल में होते थे मेरी वाइफ के पास वैसे ही आ जाते थे जैसे एक लाइट हाउस के पास परिंदे आते हैं। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। अब तुम्हें थोड़ी शराब और पानी लेना चाहिए और यहाँ आराम से बैठना चाहिए और हमें इसके बारे में सब कुछ बताना चाहिए। या तुम चाहोगे कि मैं जेम्स को बिस्तर पर सोने के लिए भेज दूं? ओह नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की भी सलाह और मदद चाहिए। ये ईसा के बारे में है, वो 2 दिनों से घर नहीं आया है। मैं उसके लिए बहुत डरी हुई हूँ। ये पहली बार नहीं था जब उसने अपने हस्बैंड की मुश्किल के बारे में हमसे कहा था। मुझसे बतौर एक डॉक्टर और मेरी वाइफ से बतौर एक पुरानी दोस्त और स्कूल की साथी, हमने उसे ऐसे शब्दों से खामोश किया और दिलासा दिया जो हमारे ख्याल में आए। क्या उसे मालूम था कि उसका हस्बैंड कहाँ था? क्या ऐसा मुमकिन था कि हम उसके हस्बैंड को वापस ला सकते थे? ऐसा लगता था कि ऐसा मुमकिन था। उसको पक्की जानकारी थी कि आजकल उसका हस्बैंड जब उस पर जुनून सवार हो जाता था तो वो शहर के सबसे पूर्व में स्थित अफीम के अड्डे का इस्तेमाल करता था। अभी तक उसकी मौज मस्ती हमेशा एक दिन तक के लिए सीमित रहती थी और शाम होने पर वो गिरते पड़ते और नशे में चूर हालत में लौट आया करता था। लेकिन अब उस पर इसका असर 48 घंटों तक रहा था और बेशक वो वहां बंदरगाह के बेकार हिस्से के बीच में पड़ा जहर का कश ले रहा था या सोकर उसके असर को दूर कर रहा था। कैट को यकीन था कि उसका हस्बैंड वहीं अपर स्वान डैम लेन में स्थित गोल्ड के बार में मिलने वाला था, लेकिन वो क्या करती? कैसे उस जैसी एक कम उम्र और संकोची औरत ऐसी जगह में जाती और अपने हस्बैंड को
उसे घेरने वाले उन मवालियों के बीच में से छुड़ा कर लाती। यही मामला था और बेशक इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। क्या मैं उसके साथ इस जगह नहीं जा सकता था? और फिर दूसरी राय ये बनी कि उसे वहां जाने की ही क्या जरूरत थी। मैं ईसा विटनी का मेडिकल एडवाइजर था और इसलिए मेरा उस पर जोर चलता था। अगर मैं अकेला रहता तो मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता था। मैंने वादा करके उसे भरोसा दिलाया कि मैं 2 घंटे के भीतर उसके हस्बैंड को एक बग्घी में घर भिजवा दूंगा। अगर उसका हस्बैंड वाकई उस पते पर था जो उसने मुझे दिया था। और इस तरह 10 मिनट में मैं अपनी आराम कुर्सी और खुशहाल बेडरूम को अपने पीछे छोड़कर निकल चुका था और एक बग्घी में एक अजीब सफर पर तेजी से पूर्व दिशा में जा रहा था। हालांकि केवल भविष्य ही बता सकता था कि यह सफर कितना अजीब होने वाला था, लेकिन मेरे हिम्मत भरे कारनामे के पहले पड़ाव में कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। लंदन ब्रिज के पूर्व में स्थित अपर स्वान डैम लेन नदी के उत्तरी किनारे पर लाइन में खड़े ऊंचे घाटों के पीछे छिपी एक बदनाम गली है। एक स्लॉप शॉप और एक शराब की दुकान के बीच के करीब नीचे ले जाने वाली मुश्किल सीढ़ियां थीं, जो गुफा के मुहाने जैसी एक अंधेरी खाली जगह तक ले जाती थीं। वहां मैंने उस अड्डे को पाया जिसकी मैं तलाश में था। मैंने अपनी बग्घी को इंतजार करने का ऑर्डर दिया। मैं उन सीढ़ियों के नीचे गया जो शराबियों के पैरों के लगातार चलने के बीच में धंस गई थी, और दरवाजे के ऊपर रखे तेल के चिराग की झिलमिलाती रोशनी की मदद से मैंने सिटकिनी को पाया और मैंने एक लंबे कम ऊंचाई वाले कमरे में एंटर किया, जो भूरे अफीम के धुएं से बुरी तरह भरा हुआ था और जिसमें उत्प्रवासियों को ले जाने वाले जहाज के फोर कैसल जैसी लकड़ी की बर्थें बाहर निकली हुई थीं। इस अंधेरे में देखने वाला आदमी इंसानी जिस्मों की धुंधली झलक पा सकता था, जो झुके हुए कंधों, मुड़े हुए घुटनों, पीछे लुढ़के सिरों और ऊपर की ओर उठी ठुड्डियों के साथ अजीब असाधारण मुद्राओं में पड़े हुए थे। यहाँ वहाँ कुछ काली बिना चमक वाली आंखें मेरी तरफ घूम गईं। काले सायों में से रोशनी के नन्हे लाल गोले झिलमिला रहे थे, जो कभी उज्जवल हो जाते और कभी मंद पड़ जाते, जैसे जैसे धातुओं के पाइपों की कटोरियों में जलते हुए जहर का उतार या चढ़ाव होता। ज्यादातर लोग शांत पड़े थे, लेकिन कुछ लोग खुद में बुदबुदा रहे थे कि लोग अजीब, धीमी और बुझी हुई आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत एक झोंके की तरह होने लगती और फिर खामोशी में उतर जाती। हर कोई अपने खुद के ख्यालों को बड़बड़ा रहा था और अपने पड़ोसी की बात पर थोड़ा ही ध्यान दे रहा था। दूर के सिरे पर जलते हुए कोयले की छोटी सी अंगीठी थी, जिसके बगल में एक तिपाई लकड़ी के स्टूल पर एक लंबा दुबला बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका जबड़ा उसकी दोनों मुट्ठियों पर टिका हुआ था और उसकी कोहनियां उसके घुटनों पर टिकी हुई थीं, और वो आग की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा था। जैसे ही मैंने एंटर किया, एक मलई मेरी तरफ तेजी से पाइप और ड्रग देने के लिए आया और उसने मुझे खाली बर्थ पर बैठने का इशारा किया। आपका शुक्रिया, मैं यहाँ ठहरने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने कहा। मेरा एक दोस्त यहाँ है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एक हलचल हुई और मेरे दाहिने तरफ से एक चिल्लाहट हुई और मुझे विटनी अंधेरे में से ताकता हुआ दिखाई दिया, जो पीला पड़ा था और बदहाल हालत में बिखरे हुए बालों के साथ मेरी तरफ एकटक देख रहा था। ओ गॉड, ये तो वॉटसन है, उसने कहा। वो ड्रग के असर से दयनीय हालत में था और उसकी हर नस थरथरा रही थी। उसने पूछा, वॉटसन, कितने बजे हैं? तकरीबन 11 बजे हैं। कौन सा दिन है? शुक्रवार का दिन है, 19 जून। ओह गॉड, मुझे लगा आज बुधवार था। आज बुधवार ही है। तुम मुझ जैसे आदमी को क्यों डराना चाहते हो? उसने अपने चेहरे को अपनी बाहों में धंसा लिया और एक ऊंचे स्वर के सुर में सिसकी लेने लगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज शुक्रवार है दोस्त। तुम्हारी पत्नी इन 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। वो मैं हूँ, लेकिन तुम बात को मिला रहे हो वॉटसन, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ कुछ घंटों से हूँ। 3 पाइप, 4 पाइप, मैं भूल जाता हूँ मैंने कितनी पाइप ली हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। मैं कैट को डराना नहीं चाहता हूँ। बेचारी नन्ही कैट, मुझे अपना हाथ दो। क्या तुमने बग्घी की है?
ہاں ایک بگھی میرا انتظار کر رہی ہے، تو میں اس میں جاؤں گا، لیکن میرا کچھ بقایا ہوگا۔ پتہ کرو کہ میرا کتنا بقایا ہے واٹسن۔ میں بالکل بدحال ہوں، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ڈرگ کے گھرنت اور سن کرنے والے دھوئیں کو اپنی سانس سے باہر رکھنے کے لیے اپنی سانس کو روک کر مدہوش لوگوں کی دوہری لائن کے بیچ کے سنکرے راستے سے چل کر گیا اور چاروں طرف مینیجر کی تلاش کرنے لگا۔ جب میں اس لمبے آدمی کے پاس سے گزرا جو انگیٹھے کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے اپنی شرٹ اچانک کھینچی جاتی محسوس ہوئی اور ایک دھیمی آواز نے فسفساتے ہوئے کہا، میرے آگے سے گزرو اور پھر میری طرف پلٹ کر دیکھنا۔ یہ شبد مجھے اپنے کان میں بالکل صاف سنائی دیے۔ میں نے نیچے نظر ڈالی۔ یہ شبد صرف میرے بغل والے اس بوڑھے آدمی کے سے آ سکتے تھے، اور پھر بھی وہ اب پہلے کی طرح ہی مدہوش لگ رہا تھا۔ وہ بہت ہی دبلا اور بہت ہی جھرری دار اور عمر سے جھکا ہوا تھا، اور اس کے گھٹنوں کے بیچ میں سے ایک افیم کی پائپ جھول رہی تھی، جیسے وہ اس کی انگلیوں سے گر گئی ہو۔ میں 2 قدم آگے گیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے اپنی حیرانی کی چیخ پر قابو کرنے میں سارا دم لگ گیا۔ اس نے اپنی پیٹھ گھما لی تھی، جس سے کہ اس کو میرے سوائے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے۔ اس کی کایا بھر گئی تھی، اس کی جھریاں غائب ہو چکی تھیں، اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی، اور وہاں مجھے چونکاتے ہوئے جو آدمی آگ کے پاس بیٹھ کر دانت دکھا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شرلک ہومز تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا ہلکا سا اشارہ کیا، اور جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ افیمچی لوگوں کی منڈلی کی طرف پھر سے آدھا گھمایا، وہ ایک بار پھر سے تھر تھراتے ہوئے اور ڈھیلے ہونٹ والے بڑھاپے میں چلا گیا۔ ہومز، میں پھسپھسایا، آخر تم اس اڈے میں کیا کر رہے ہو؟ تم جتنا دھیمے تم سے ہو سکے بولو، اس نے کہا۔ اگر تم اپنے اس دھت دوست سے چھٹکارا پانے کی مہان کرپا کر سکو تو مجھے تم سے تھوڑی بات چیت کرنے میں بے حد خوشی ہوگی۔ میری ایک بگھی باہر کھڑی ہے، تو پلیز اسے اس بگھی میں گھر بھیج دو۔ تم اس پر بے شک بھروسہ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ کسی بھی خرافات میں شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ بے دم دکھ رہا ہے۔ میں تمہیں یہ صلاح دوں گا کہ تم ڈرائیور کے ذریعے اپنی وائف کو ایک چٹھی بھجوا دو کہ تم میرے ساتھ اپنی منڈلی میں ہو۔ اگر تم باہر انتظار کرو گے تو میں 5 منٹ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ شرلک ہومز کی کسی بھی گزارش کو منع کر پانا میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ اتنی صاف اور اسپشٹ ہوتی تھیں اور انہیں اتنے شانت اور مالکانہ لہجے میں ظاہر کیا جاتا تھا۔ جو بھی ہو، مجھے لگا کہ وٹنی کو بگھی میں بند کرنے کے بعد میرا ابھیان ویوہارک روپ سے پورا ہو چکا تھا۔ تو میرے لیے اپنے دوست کے ساتھ ان انوکھے کارناموں میں شامل ہونے سے بہتر کوئی اور خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلے کچھ منٹوں میں میں نے اپنی چٹھی لکھی، وٹنی کے بل کو چکایا اور اسے باہر بگھی تک پہنچایا اور اسے اندھیرے میں بگھی کے دوارا لے جائے جاتے دیکھا۔ بہت تھوڑے وقت میں ہم افیم کے اڈے سے باہر نکلے اور میں شرلک ہومز کے ساتھ سڑک پر چل رہا تھا۔ 2 گلیوں تک وہ جھکی پیٹھ اور ایک ڈگمگاتے پیر کے ساتھ گھسیٹ کر چلتا رہا، پھر تیزی سے ارد گرد سرسری نظر ڈال کر اس نے خود کو سیدھا کر لیا اور پورے دل سے وہ ٹھہاکے مار کر ہنسنے لگا۔ مجھے لگتا ہے واٹسن، تم مجھے وہاں دیکھ کر چونک گئے ہوگے۔ ہاں واقعی، میں تمہیں وہاں دیکھ کر بہت حیران تھا۔ میں ایک دوست کی تلاش میں آیا تھا، اور میں ایک دشمن کی تلاش میں آیا تھا۔ دشمن؟ ہاں، میرے نیچرل دشمنوں میں سے ایک، یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ میرے نیچرل شکار میں سے ایک۔ کچھ وقت سے واٹسن میں ایک بہت ہی خاص تحقیقات میں جٹا ہوا ہوں، اور مجھے امید تھی کہ مجھے ان نشیڑیوں کی اناپ شناپ بکواس میں سے کوئی سراغ مل جائے گا، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اگر مجھے اس اڈے پر پہچان لیا جاتا تو میں 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگی کو خرید نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں اپنے مقصد کے لیے اس سے پہلے اس کا استعمال کر چکا ہوں، اور وہ کمینہ لشکر جو اس کا سنچالن کرتا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ اس بلڈنگ کے پیچھے پولس وارف کے کنارے کے پاس ایک ٹریپ ڈور ہے جو کچھ عجیب کہانیاں بتا سکتا ہے کہ اماوس کی راتوں میں اس سے کیا ہو کر گزرا تھا۔ کیا تمہارا مطلب لاشوں سے تو نہیں ہے؟ ہاں، لاش واٹسن۔ ہم امیر آدمی ہو گئے ہوتے اگر ہمیں ہر اس بدنصیب آدمی کے لیے 1000 یورو ملتے جس کا اس اڈے پر کام تمام کیا گیا ہے۔
पूरे नदी के किनारे पर यह सबसे बुरा मौत का जाल है और मुझे डर है कि नेविल सेंट क्लेयर ने इसमें प्रवेश किया और वो इससे अब कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमारी ट्रैप यही होनी चाहिए। उसने अपनी 2 उंगलियों को दांतों के बीच में रखा और एक तीखी सीटी बजाई। ये एक संकेत था जिसका जवाब दूरी पर से इसी जैसी एक सीटी के द्वारा दिया गया और इसके तुरंत बाद ही पहियों की खड़खड़ाहट और घोड़ों की नालों की खनखनाहट सुनाई दी। एक ऊंची बग्घी अंधेरे में से तेजी से आई जो बगल की लालटेनों में से पीली रोशनी की 2 सुनहरी सुरंगें बना रही थी। होम्स ने पूछा, वॉटसन, तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरी जरूरत हो। हाँ, जरूरत तो है। एक भरोसेमंद साथी की हमेशा जरूरत होती है और ब्यौरा लिखने वाले आदमी की और भी ज्यादा जरूरत होती है। 10 सीडर्स में मेरा कमरा 2 बिस्तरों वाला है। 10 सीडर्स? ये क्या है? हाँ, वो मिस्टर सेंट क्लेयर का घर है। जब तक मैं तहकीकात कर रहा हूँ मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। तो वो है कहाँ? कैंट में, ली नामक जगह के पास। हमें गाड़ी से 7 मील जाना है। लेकिन मैं पूरी तरह अंधेरे में हूँ। बेशक तुम अंधेरे में हो, तुम बहुत जल्द उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे। जॉन, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा आधा क्राउन। कल लगभग 11 बजे हमारा इंतजार करना। इसे इसकी मर्जी से जाने दो। तो फिर अलविदा। उसने घोड़े को अपने चाबुक से मारा और हम तेजी से अनजानी सड़कों से होकर जाने लगे जब तक कि हम जंगला लगे चौड़े पुल में से तेजी से गुजरने नहीं लगे। इस पुल के साथ हमारे नीचे अंधेरी नदी सुस्ती से बह रही थी। थोड़ी दूर ईंटों और गारे से बनी एक दूसरी धुंधली जगह थी। एक सुस्त बादल आसमान पर से धीरे धीरे गुजर रहा था और 1 या 2 सितारे यहाँ वहाँ बादलों की दरार में फीके ढंग से झिलमिला रहे थे। होम्स खामोशी से गाड़ी चला रहा था और उसका सिर उसकी छाती पर झुका हुआ था और उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे कि ख्यालों में खोए आदमी के होते हैं। जबकि मैं उसकी बगल में बैठा ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये नया मिशन क्या हो सकता है जो उस पर गंभीर दबाव बना रहा था। हमने गाड़ी से कई मीलों का सफर किया और हम बंगलों की लाइन के किनारे पहुंच रहे थे जब उसने खुद को हिलाया, अपने कंधे उचकाए और एक ऐसे आदमी के हाव भाव के साथ जो खुद से संतुष्ट हो कि वो सबसे सही काम कर रहा है, उसने अपनी पाइप को जला लिया। तुम्हें खामोशी का शानदार तोहफा मिला है वॉटसन, उसने कहा। ये तुम्हें बतौर एक साथी काफी बेशकीमती बना देता है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कि मेरे पास बात करने के लिए कोई है, क्योंकि मेरे खुद के ख्याल बहुत संतुष्टिजनक नहीं हैं। मैं सोच रहा था कि मैं आज उस प्यारी छोटी औरत से क्या कहूँगा जब वो मुझे दरवाजे पर मिलेगी। तुम भूल रहे हो कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इससे पहले कि हम ली तक पहुँचे मेरे पास तुम्हें मामले के पॉइंट्स बताने के लिए शायद ही वक्त होगा। ये बिल्कुल मजाकिया तौर पर सरल लगता है और फिर भी किसी वजह से मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने हाथ से उसके सिरे तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अब मैं मामला तुम्हें साफ साफ और शॉर्ट में बताऊंगा और शायद तुम वहां चिंगारी देख पाओगे जहां मेरे लिए सब कुछ अंधेरा है वॉटसन। तो फिर शुरू करो। कुछ सालों पहले, सही कहा जाए तो मई 1884 में ली में एक जेंटलमैन आया जिसका नाम नेविल सेंट क्लेयर था, जिसके पास ऐसा लगता था कि काफी सारा धन था। उसने एक बड़ा बंगला ले लिया, रहने का अच्छा इंतजाम किया और कुल मिलाकर वो अच्छे ढंग से जिंदगी काटने लगा। धीरे धीरे करके उसने अड़ोस पड़ोस में दोस्त बना लिए और 1887 में उसने एक लोकल ब्रोवर यानी कि वहीं के एक शराब बनाने वाले की बेटी से शादी कर ली, जिससे अब उसके 2 बच्चे हैं उसके पास। लेकिन उसकी कई सोहबतों में लगाव था। सुबह होने पर कस्बे में जाता था और हर रात 5-14 तक कैनन स्ट्रीट लौट आता था। मिस्टर सेंट क्लेयर अब 37 साल की उम्र का हो गया है। वो एक अच्छी आदतों वाला आदमी है, एक अच्छा हस्बैंड है और एक बहुत मोहब्बत करने वाला पिता है और एक ऐसा आदमी है जो उन सभी लोगों में प्यारा है जो उसे जानते हैं। मैं ये भी बात जोड़ सकता हूँ कि अभी मौजूदा वक्त में उनके सारे कर्ज जहाँ तक हम पता लगा पाए हैं कुल मिलाकर 88 यूरो और 10 शिलिंग हैं। उनकी जमा राशि 220 यूरो है। इसलिए ये सोचने की भी कोई वजह नहीं है कि रुपए पैसे की दिक्कत उनके दिमाग में रही होगी। पिछले मंडे मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर कस्बे में रोज से पहले चला गया।
نکلنے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ اسے 2 خاص ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے ننھے لڑکے کے لیے ایک اینٹوں کا بکسا گھر لے کر آئے گا۔ اب محض ایک اتفاق سے اس کی وائف کو ٹھیک اسی سوموار کو اس کے نکلنے کے تھوڑے وقت بعد ایک ٹیلی گرام ملا، جو اسے یہ بتانے کے لیے تھا کہ ایک اچھی قیمت کا ایک چھوٹا پارسل کہ اسے امید تھی ایڈر بین شپنگ کمپنی کے دفتر میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اگر تم اپنے لندن کے بارے میں قاعدے سے جانتے ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کمپنی کا دفتر فرینسنو اسٹریٹ میں ہے، جس کی برانچ اپر سوان ڈیم لین میں سے نکلتی ہے، جہاں تم نے آج رات مجھے پایا تھا۔ مسز سینٹ کلیئر نے اپنا ناشتہ کیا اور شہر کے لیے نکل پڑی۔ کچھ خریداری کی، کمپنی کے دفتر گئیں، اپنا پیکٹ لیا اور ٹھیک 4:35 پر واپس اسٹیشن لوٹتے ہوئے اس نے خود کو سوان ڈیم لین پر پیدل چلتے ہوئے پایا۔ کیا تم یہاں تک کہ میری ساری بات سمجھ گئے واٹسن؟ جی ہاں، یہ بالکل صاف ہے۔ اگر تمہیں یاد ہوگا تو سوموار کا دن بہت ہی گرم تھا، اور اس لیے مسز سینٹ کلیئر دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور ایک بگھی کے دکھ جانے کی امید سے ہر طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ جس علاقے میں اس نے خود کو پایا وہ علاقہ اسے پسند نہیں آیا۔ جب وہ سوان ڈیم لین کے اس راستے سے جا رہی تھی تو اسے چیخ سنائی دی، اور وہ یہ دیکھ کر کہ اس کا ہسبینڈ نیچے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور جیسے اسے لگا دوسری منزل کی کھڑکی سے اسے اشارہ کر رہا تھا، وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کھڑکی کھلی تھی اور اس نے اپنے ہسبینڈ کے چہرے کو صاف صاف دیکھا تھا، جو اس کے کہنے کے حساب سے بری طرح سے پریشان تھا۔ وہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو پاگلوں کی طرح ہلا رہا تھا، اور پھر وہ کھڑکی سے اچانک غائب ہو گیا، جیسے کہ اسے کسی نے پیچھے سے کھینچ لیا ہو۔ ایک خاص پوائنٹ جو مسز سینٹ کلیئر کی تیز آنکھوں کو کھٹکا وہ یہ تھا کہ حالانکہ اس کے ہسبینڈ نے اسی کالے کوٹ کو پہنا تھا جسے پہن کر وہ قصبے کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کے گلے میں نہ ہی کالر تھا اور نہ ہی نیک ٹائی تھا۔ اسے پورا بھروسہ ہو گیا کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ بھاگ کر سیڑھیوں کے نیچے جانے لگی، کیونکہ یہ مکان کوئی اور نہیں بلکہ وہی افیم کا اڈا تھا جس میں تم نے آج رات مجھے پایا تھا۔ پہلی منزل تک لے جانے والی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن سیڑھیوں کے نچلے سرے پر اس کی ملاقات ایک دشت لشکر سے ہو گئی، جس کے بارے میں بول چکا ہوں، جس نے اسے پیچھے دھکا دیا اور اسے دھکے مار کر باہر گلی میں نکال دیا گیا۔ بہت زیادہ پاگل کر دینے والے شک اور خوفوں سے بھر کر وہ گلی میں بھاگتی گئی۔ فرینسنو اسٹریٹ میں اس کی ملاقات کئی سارے کانسٹیبلوں کے ساتھ ایک انسپیکٹر سے ہو گئی، جو سبھی اپنے راستے پر گشت لگا رہے تھے۔ انسپیکٹر اور 2 آدمی اس کے ساتھ واپس گئے اور اڈے کے مالک کے لگاتار منع کرنے کے باوجود وہ اس کمرے میں جانے لگے جس میں مسٹر سینٹ کلیئر کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ وہاں پر اس کے ہونے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اصل میں اس پوری منزل میں سوائے بھیانک روپ والے ایک بدنصیب اپاہج کے کوئی بھی نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے اس نے وہاں اپنا بسیرا بنا لیا تھا۔ اس نے اور لشکر نے دونوں نے تہہ دل سے قسم کھائی کہ دوپہر کے وقت وہاں آگے کے کمرے میں کوئی بھی اور نہیں ٹھہرا تھا۔ ان کا انکار کرنا بہت ہی پکا تھا، جس سے انسپیکٹر سک پکا گیا، اور وہ لگ بھگ یہ ماننے والا تھا کہ مسز سینٹ کلیئر کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جب مسز سینٹ کلیئر لگ بھگ ایک چیخ کے ساتھ میز پر رکھے ایک چھوٹے سے ڈیل باکس پر لپک پڑی اور اس کے ڈھکن کو ہٹا دیا، اس سے بچوں کی کھلونے والی اینٹیں ایک دھارا کی طرح گر پڑی۔ یہی وہ کھلونا تھا جسے اس کے ہسبینڈ نے گھر لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کھوج اور اپاہج آدمی کے دوارا ظاہر کی گئی صاف حیرانی نے انسپیکٹر کو یہ احساس کرا دیا کہ معاملہ گمبھیر تھا۔ کمروں کی بڑی ساودھانی سے جانچ کی گئی اور سارے نتیجے ایک بدنام گناہ کی اور اشارہ کر رہے تھے۔ آگے کا کمرہ ایک بیٹھک ککش کی طرح سادھارن طریقے سے سجا تھا، اور یہ ایک چھوٹے شین ککش میں لے جاتا تھا جہاں سے ایک گھاٹ کے پچھلے حصے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ گھاٹ اور بیڈ روم کی کھڑکی کے بیچ میں ایک سنکرا علاقہ ہے جو بھاٹے کے نمنتم استر کے وقت سوکھا ہوتا ہے، لیکن بھاٹے کے اچتم استر کے وقت کم سے کم 4.5 فیٹ تک پانی سے ڈھک جاتا ہے۔ بیڈ روم کی کھڑکی چوڑی تھی اور نیچے سے کھلتی تھی۔ تحقیقات کرنے پر کھڑکی کی دہلیز پر خون کے نشان دیکھے گئے اور بیڈ روم کی لکڑی کی فرش پر کئی ساری خون کی بوندیں بکھری دکھائی دیں۔
आगे के कमरे के पर्दे के पीछे मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर के सारे कपड़े ठूंसे गए थे, सिवाय उसके कोट के। उसके जूते, उसके मोजे और उसकी घड़ी, सभी चीजें वहां थीं। इनमें से किसी भी कपड़ों पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, और वहां पर मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर के कोई और निशान नहीं थे। ऐसा लगता है कि वो खिड़की के बाहर गया होगा, क्योंकि कोई भी और एग्जिट पॉइंट नहीं मिल सका था, और खिड़की की दहलीज पर खून के मनहूस धब्बे थोड़ी ही उम्मीद जाहिर करते थे कि वो तैर कर खुद को बचा सकता था, क्योंकि इस हादसे के वक्त ज्वार भाटा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था। और अब बात की जाए उन खलनायकों की जो मामले में तुरंत शामिल लगते थे। लश्कर को बहुत खराब इतिहास वाला आदमी माना जाता था, लेकिन जैसा मिसेज सेंट क्लेयर की कहानी से पता चलता था, वो लश्कर उनके हस्बैंड के खिड़की पर नजर आने के कुछ ही सेकंडों के भीतर सीढ़ी के निचले सिरे पर था, और इसलिए वो गुनाह में एक मददगार से अधिक और कुछ नहीं हो सकता था। उसका बचाव ये था कि उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और उसने दावा किया कि उसे उसके किराएदार ह्यूज बून के कामों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ये कि वो गुमशुदा जेंटलमैन के कपड़ों की मौजूदगी के बारे में किसी भी तरह से ब्यौरा नहीं दे सकता था। ये तो हो गया मैनेजर लश्कर। अब बात की जाए मनहूस अपाहिज की, जो अफीम के अड्डे की दूसरी मंजिल पर रहता है, और जो निश्चित तौर पर आखिरी आदमी था जिसने नेविल सेंट क्लेयर पर नजर डाली थी। उसका नाम ह्यूज बून है, और उसका चेहरा हर उस आदमी के लिए जाना पहचाना है जिसका शहर में अक्सर जाना होता है। वो एक पेशेवर भिखारी है। हालांकि वो पुलिस के नियमों से बचने के लिए वो मोम के वेस्टास बेचने का छोटा कारोबार करने का दिखावा करता है। थ्रेड नीडल स्ट्रीट से नीचे कुछ थोड़ी दूरी पर बाएं हाथ की तरफ, जैसा तुमने गौर किया होगा, दीवार में एक छोटा सा कोना है। यही वो जगह है जहां ये जीव अपनी माचिस के छोटे से ढेर को अपनी गोद में लेकर रोजाना पालथी मारकर बैठा करता है। और चूंकि ये आदमी देखने में दयनीय लगता है, इससे पहले कि मैं उससे पेशेवर जान पहचान बनाने के बारे में सोचता, मैं इस आदमी को एक से ज्यादा बार देख चुका था, और उसके द्वारा इतने थोड़े से वक्त में इकट्ठा की गई कमाई ने मुझे हैरान कर दिया था। उसका लुक तुम समझ सकते हो, इतना गौर करने लायक है कि कोई भी आदमी उस पर बिना गौर किए उसके सामने से गुजर नहीं सकता। नारंगी बालों का पुलंदा, भयानक घाव के निशान से घायल पीला चेहरा, जिसने अपनी सिकुड़न से उसके ऊपरी होंठ के बाहरी किनारे को मोड़ दिया था, एक बुलडॉग जैसी ठुड्डी, और एक जोड़ी बहुत चुभने वाली काली आंखें जो उसके बालों के रंग से बिल्कुल भी नहीं मिलती थीं। ये सभी बातें उसे आम भिखारियों की भीड़ के बीच में खास बनाती थीं, और इसी तरह उसकी अक्ल भी थी, क्योंकि वो राहगीरों द्वारा उसके लिए कहे गए अजीबोगरीब कमेंट्स के लिए जवाब देने के साथ हमेशा तैयार रहता था। यही वो आदमी था जो अब हम जानते हैं अफीम के अड्डे पर किराएदार था, और यही आखिरी आदमी था जिसने उस जेंटलमैन को आखिरी बार देखा था जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक अपाहिज, मैंने कहा, वो अकेले एक ऐसे आदमी को क्या कर सकता होगा जो अपनी जिंदगी के चरम पर हो। वो अपाहिज इस लिहाज से है कि वो लंगड़ा कर चलता है, लेकिन और लिहाजों से वो एक ताकतवर और तंदुरुस्त आदमी लगता है। जरूर तुम्हारा मेडिकल तजुर्बा तुम्हें बताता होगा वॉटसन कि आदमी के जिस्म के एक हिस्से की कमजोरी बाकी के हिस्सों की गैर मामूली ताकत से भरपाई करती है। प्लीज अपनी कहानी जारी रखो। मिसेस सेंट क्लेयर खिड़की पर खून को देखकर बेहोश हो गई थी, और उसे पुलिस के द्वारा एक बग्घी में घर ले जाया गया, क्योंकि उसकी मौजूदगी उनकी तहकीकात में किसी भी तरह से मददगार नहीं हो सकती थी। इंस्पेक्टर बॉर्टन, जिस पर इस मामले की जिम्मेदारी थी, उसने मकान और जमीन की सावधानी से जांच की, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मामले पर कोई रोशनी डाली जा सके। एक गलती की गई थी कि बून को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया था, क्योंकि उसे कुछ मिनट दिए गए थे जिस दौरान उसने अपने दोस्त लश्कर से कांटेक्ट बनाए रहा होगा। लेकिन इस गलती को तुरंत सुधार लिया गया था, और उसे गिरफ्तार करके उसकी तलाशी भी ली गई थी।